सो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। थर्मोडायनामिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स को हम सिमिलरली मिलाकर क्यूमुलेटिवली पढ़ रहे थे। इसमें थर्मोडायनामिक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी थी। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने जितने भी लॉज थे उन सारे लॉज को बताया था आपको, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के बारे में थोड़ी सी बात करना अभी बची हुई थी, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने बात कर लिया था, 0th बात कर लिया था, सेकंड बात कर लिया था। फर्स्ट लॉ के बारे में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो फर्स्ट लॉ है एंड सेकंड लॉ है। 0th लॉ बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, बस जानते रहिए कि 0th लॉ होता क्या है। तो मैंने 0th लॉ आपको बताया था कि 0th लॉ के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ओके, दो सिस्टम है और मैंने आपसे बोला कि सिस्टम ए है और सिस्टम बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ से कोई चीज़ जो यहाँ ट्रांसफर हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हीट की हम बात करते हैं, दैट इज क्यू। ओके, यहाँ से जो चीज़ यहाँ ट्रांसफर हो रही होगी और यहाँ से जो चीज़ यहाँ ट्रांसफर हो रही होगी, इन दोनों के जो ट्रांसफर का रेट है दैट इज इक्वल। तो मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात होती है क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ओके, सो अगर मैंने आपसे बोला कि फॉर एग्जांपल अगर दो बॉडी आपस में जो है इक्विलिब्रियम में है, मैंने बोला फॉर एग्जांपल ए एंड बी आपस में जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि बी और सी जो है दो बॉडी हैं, ये बी हो गई और ये सी हो गई, ये भी आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है और बी और सी इक्विलिब्रियम में है तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होगी, ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। ये तो रहा समझाने का तरीका जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो जिस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन होगा वो जिस प्रकार होगा वो देखिए, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार होगा क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, और बी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड सी एक तरह का ट्रायंगल फॉर्म करके देंगे आपके सामने और इस तरह से बोलेंगे कि ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो मतलब ये वाली कंडीशन, ठीक है। फिर बोलेंगे आपसे बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए ए और सी पे क्या इफेक्ट होगा या ए और सी क्या होंगे। तो आप क्या सिंपली बोलेंगे कि जब दो बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम में है, अब यहाँ से ये भी इक्विलिब्रियम तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। ये भी इक्विलिब्रियम में होगी। ये दोनों कंडीशंस आपको गिवन होगा, ये गिवन है, ये गिवन है और ये आपका कॉन्क्लूजन है 0th लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बात हो गई 0th लॉ की। हालांकि 0th लॉ बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये आ सकते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चंस में ये चीज़ें आ सकती हैं कि ए दो सिस्टम है आपस में इक्विलिब्रियम में है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, और बी और सी भी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ए और सी में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होंगे नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हमने बात किया था किसके ऊपर, फर्स्ट लॉ के ऊपर बात किया था। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये ऐसा क्यों कहता है आपको मैं बता चुका था कि थर्मोडायनामिक्स में हम बात करते हैं एनर्जी चेंज के बारे में, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो भी हम कुछ बातें करते हैं तो वो दो ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है कोई भी एनर्जी, या तो वो वर्क डन के फॉर्म में ट्रांसफर होगी या फिर हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होगी। इस दो फॉर्म के अलावा एनर्जी ट्रांसफर का कोई और मेथड या कोई और मैकेनिज्म नहीं है। इस बात को क्रिस्टल क्लियर करके दिमाग में ये चीज़ डाल लेना कि इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई और मेथड नहीं है जिस तरीके से आप हीट को या फिर एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी वन सिस्टम से अनदर सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम फ्लॉट भी कहते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने मॉडिफाई किया था। हाँ, इन सारे टर्म्स को पहचानते रहिए क्योंकि टर्म्स नहीं पहचानेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। टर्म्स को पहचानिए। टर्म्स क्या है, डेल ई क्या डिनोट करता है, डेल ई लिखा हुआ हो या डेल यू लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब सेम है। डेल ई और डेल यू दोनों का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी चेंज। क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज। क्यू क्या होता है, क्यू होता है हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब हुआ या हीट जो भी ट्रांसफर किया गया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, क्यू बेसिकली हीट है एंड डब्ल्यू डिनोट्स द वर्क डन, ठीक है। ये आपको पता होगा। अब इसी चीज़ को हमने मॉडिफाई किया था, किस प्रकार हमने कुछ मॉडिफाई किया था इसको ऐसे। अगर ये चीज़ इस इक्वेशन को अगर ऐसा बोला जाए कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज, यू नो दैट, आपको बताया था मैंने। तो क्यू को हम लिख सकते हैं, क्यू ऐसा लिख दिया क्यू पी दैट इज प्लस डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल ई इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको एंथैल्पी चेंज। क्या बोलेंगे इसको, एंथैल्पी चेंज। यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में मैं क्यू पी इक्वल टू डेल एच, ठीक है। ये नोटेशन है जो हमें पता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज डेल एच, ठीक है। डेल ई प्लस डेल ई इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू। अब डेल क्यू पी क्या होगा, डेल एच हो जाएगा। तो ये आपका मॉडिफाई हो गया किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आपका मॉडिफाई हो गया इक्वेशन, ठीक है। देख रहे होंगे ये इक्वेशन याद रख लीजिए, इस इक्वेशन को याद रखिए, क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें यूज होंगी, ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन को और मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कैसे, आपको पता है कि वर्क डन कैलकुलेट करना क्या होता है, प्लस माइनस पी डेल्टा वी, ये तरीका होता है। तो इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच
प्लस माइनस पी डेल्टा वी। अब सिस्टम पे काम हो रहा है या सिस्टम से काम हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आप इस वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग साइन पुट कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में फर्स्ट लॉ के बारे में बात किया था हमने। सेकंड लॉ के बारे में क्या बात किया था? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या डिनोट करता है? दैट इज डेल्टा एस डिनोट करता है। डेल्टा एस क्या होते हैं? एस डिनोट करता है एंट्रोपी को। एंड सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ ये बोलता है कि डेल्टा एस टोटल मतलब एंट्रोपी चेंज जो है, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर ऐसे लिखा जाए आपके सामने डेल्टा एस टोटल, तो इसका मतलब आप समझिएगा डेल्टा एस टोटल का मतलब ये है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यही बोलता है सेकंड लॉ कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो अब सेकंड लॉ को हमने कल बात किया था सेकंड लॉ के ऊपर में, सेकंड लॉ के ऊपर में बहुत सारे हमने क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो डेल एस इक्वल टू, अब इसको डेल एस इक्वल टू होता है क्यू बाय टी, ये फॉर्मूला होता है स्लॉट का या फिर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये क्या होता है? डेल एस इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू क्या होता है? क्यू होता है हीट एंड टी क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमेशा भी इस फॉर्मूले में जब भी यूज करेंगे तो ध्यान रखना हमेशा केल्विन में यूज करेंगे। ठीक है, केल्विन के अलावा कोई दूसरा यूनिट हम टेम्परेचर का नहीं लेंगे। ठीक है, हमेशा केल्विन में ही यूज करेंगे। ठीक है, तो डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एस इक्वल टू Q अपॉन टेम्परेचर इंटू केल्विन, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेस्ट है। अब आपको पता है कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, यू नो दैट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं इसको? डेल एच कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था लास्ट टाइम जो CSR में आया हुआ क्वेश्चन था और रिसेंटली आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रीवियस में मतलब 15 साल पहले या 16 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी 18-19 की ऐसी वाली बात है। 19 नहीं, 19 में तो नहीं आया, 19 में दोनों एग्जाम्स मैंने दिए हैं, 19 में नहीं आया था लेकिन 18 में आया हुआ है, 18 या 17 के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे डेल एच बाई टी एंड इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन था, तो ये भी याद रखिए। ये चौथा क्वेश्चन, इसको चौथा याद रखिए, इसको पांचवा याद रखिए। ठीक है, इसको हमने मॉडिफाई करके बना लिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ तक हो गई थी। ठीक है, इसके बाद बात चली थी स्पॉन्टेनियस की, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। इसकी बात चली थी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओके, स्पॉन्टेनिटी की बात होगी या स्पॉन्टेनियस की बात होगी? स्पॉन्टेनिटी की बात होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा इसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है इटसेल्फ स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल एच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये हमने पढ़ा अभी तक। ठीक है, कि डेल एच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब सिस्टम से हीट बाहर आ रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो होता है दैट इज डेल एस, जो एंट्रोपी चेंज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि आपको स्लॉट के अकॉर्डिंग ये चीज़ पता है कि स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है वो एंट्रोपी जो है लगातार बढ़ रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव एंड डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव, ये दोनों कंडीशंस हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए। अगर ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है कोई भी रिएक्शन तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, 110% वो चीज़ें स्पॉन्टेनियस होंगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन ऐसा देखा गया, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें डेल एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, डेल एस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे वेरियस एग्जांपल्स हैं जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो यहां पर एक नया टर्म आएगा स्पॉन्टेनिटी के लिए, दैट इज डेल्टा जी, दैट इज डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे? गिब्स फ्री एनर्जी। एंड ये वो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के पास जो वर्क डन कैलकुलेट, जो वर्क डन मतलब करने के लिए एनर्जी यूज होती है। ठीक है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू वर्क डन इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा जी का कंसेप्ट आएगा, डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी। एंड डेल्टा जी नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, ये दो टर्म्स आपके सामने आ जाएंगे, वन इज डेल्टा जी एंड वन इज डेल्टा जी नॉट। ध्यान रखना, डेल्टा जी नॉट जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, स्टैंडर्ड का मतलब लग गया कि मतलब अब जो भी कंडीशंस हैं डेल्टा जी हमने कैलकुलेट किया है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हैं। स्टैंडर्ड एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
तो टेम्परेचर क्या होता है स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है, एंड प्रेशर क्या होता है स्टैंडर्ड, दैट इज 180। ठीक है, इस कंडीशन में जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है उसको बोला जाता है डेल्टा जी नॉट। ठीक है, लेकिन इस कंडीशंस के अलावा किसी अलग टेम्परेचर पे या किसी अलग प्रेशर पे जब हम डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, यहां तक की सारी बातें हो चुकी थी। ठीक है, अब हमें ये देखना था, आपको मैंने डेल्टा का बताया था बारे में कि डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होते हैं, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे भी जीरो होगी, एंड जब ग्रेटर देन होगा तो भी, जब ग्रेटर देन इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगा तो वैल्यू क्या होगी डेल्टा एस की, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। यहां जो लिखा हुआ था जो स्लॉट का एग्जांपल था। ठीक है, ओके। इन सारी बातों के बाद हमें देखना है स्पॉन्टेनिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखना है? स्पॉन्टेनिटी के बारे में, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए आपको मैंने दो कंडीशंस बता दी। पहली कंडीशंस क्या कि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, दूसरी कंडीशन क्या, डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। एक की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए, एक की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। ये डेल्टा एच नेगेटिव कैसे डिनोट करेंगे? ये ऐसे डिनोट करिए, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है और कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, एंड रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी है? 100 किलो जूल एनर्जी है। किलो जूल एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, 100 किलो जूल एनर्जी है। अब इस रिएक्टेंट की एनर्जी को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं, स्टेबल होंगे तो उनके पास एनर्जी कम होगी, तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज 70 किलो जूल। इतनी एनर्जी प्रोडक्ट के पास है। ठीक है, ये एनर्जी कौन सी होगी? ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि आपको पता है कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, 70 किलो जूल। ठीक है, एंड डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी, डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। कैसे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा एच की वैल्यू होती है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, एंड हीट ऑफ प्रोडक्ट इज 70 एंड माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट इज 100 किलो जूल। 100 किलो जूल मतलब माइनस 30 किलो जूल, मतलब इतनी एनर्जी जो है यहाँ पर डेल्टा एच माइनस 30 किलो जूल की जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? ये एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो रही है। जब ये एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो रही है तो वी कैन से दैट कि हाँ, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब बात करेंगे डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। तो एंट्रोपी के बारे में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है, एंट्रोपी को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट होगा उसमें आपको उन सारे जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसको अप्लाई करना होगा एंड चेक करना होगा कि क्या ये एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, कि नेगेटिव है। ठीक है, वो आपको चेक करना होगा। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स फॉर्म हुए कि नई बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज है और यहाँ पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, बॉन्ड का ब्रेकेज है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है। तो आपको पता होता है कि डिकम्पोजिशन जब भी होता है, डिकम्पोजिशन कोई भी चीज़ जब टूटती है, ठीक है, तो क्या होती है? तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब कि इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन जो है क्या है? स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब लेकिन इसके कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट देखते हैं जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं। ठीक है, जो रिएक्शन तो परफॉर्म हो रहे हैं लेकिन वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए देखेंगे क्या। ठीक है, बट एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। But there are certain exception। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो देखें। एक्सेप्शन क्या है? उस प्रकार है कुछ। ठीक है, when ice is converted into water, ice is converted into water, ठीक है, ये पहला है कि ice is converted into water। आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पता है आइस क्या होते हैं? आइस क्या होते हैं? आइस सॉलिड होते हैं। वाटर क्या है? वाटर लिक्विड स्टेट में होता है।
तो इट इज रिटन लिक्विड, ओके, सॉलिड है, लिक्विड है। एंड आपको पता है कि एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होती है? एंट्रोपी सबसे ज़्यादा अगर 3 स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैसेस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है, ठीक है। तो एंट्रोपी का जो ऑर्डर होगा दैट कुछ इस प्रकार होगा, गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, ठीक है, देन सॉलिड, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। हमको पहले यही डिनोट करना है कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या बताया आपको, आइस से वाटर में कन्वर्जन है, तो आइस क्या है? सॉलिड है, एंड वाटर क्या है? लिक्विड है। तो आपको पता है कि आपको लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, तो जो प्रोडक्ट है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, तो ठीक है, एंट्रोपी ज़्यादा है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू तो पॉजिटिव है, दैट इज कन्फर्म, मतलब ये वाला केस पास हो गया, मतलब एक क्राइटेरिया तो पास हो गया, ठीक है, ओके। क्या डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव होगी? हमको यही चेक करना है कि क्या इस केमिकल रिएक्शन में जो डेल्टा एच की वैल्यू है क्या वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। दोनों ऑप्शन रखते हैं, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, आइस जो होता है, आइस, ठीक है, आइस क्या होता है? आइस सॉलिड फॉर्म में है, ओके, सॉलिड फॉर्म में मतलब क्या उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ओके। तो अब इस सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इस सिस्टम को। अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे इस सिस्टम को बाहर, कहीं भी किसी भी घर में या कहीं भी किसी जगह पर आप आइस को से छोड़ देंगे, तो आइस विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द वाटर, जब वो कुछ एनर्जी सराउंडिंग से लेगा उसके बाद कन्वर्ट होगा, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और जब बात होगी जब वो एनर्जी लेगा, जब वो एनर्जी लेगा, ठीक है, तो एनर्जी लेगा तो मतलब क्या होगा यहाँ पर? डेल एच क्या होगा? डेल एच की वैल्यू जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब इस सिस्टम को एनर्जी चाहिए, इस रिएक्शन को अचीव करने के लिए इस सिस्टम को एनर्जी चाहिए, ना कि ये सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव वाला जो फैक्टर था वो कैंसिल हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव वाला फैक्टर ओके हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशंस जो दोनों थी, डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू क्या नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये रिएक्शन जो है यहाँ से यहाँ पे जो सिस्टम है, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए बाहर सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेनी पड़ेगी। आपको पता है कि 2 ही मेथड से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एक हीट या फिर एक वर्क डन। तो इसने हीट एनर्जी से एनर्जी ली, मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी ली, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसके अगला एग्जांपल देखिए, ये एक्सेप्शन मैंने पहले लिख दिया था कि बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, ठीक है, एंड इसी एक्सेप्शन की वजह से डेल्टा जी की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया, एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जो ये बताएगा कि डेल्टा जी की वैल्यू से ही डिनोट करेंगे हम कि स्पॉन्टेनिटी होगी कि नहीं होगी। ये सारी बातें जो हैं, ये साइंटिस्ट, अगर आप ऐसे सोचिए कि अभी का दौर है, अभी के दौर में कोई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया एंड कंक्लूड किया कि ये वाली दोनों कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन देयर आर वेरियस रिएक्शंस जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब आगे वाले जो साइंटिस्ट होंगे वो कुछ और काम करेंगे, तो उन्होंने फिर एक डेल्टा जी की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया, एंड फाइनली हम डेल्टा जी की वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं कि कंडीशन रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। इसको हमने पीछे छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये इससे एडवांस टर्म है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस के बाद ये वाली टर्म आ गई, ये वाला कंडीशन हमने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल जो है, आइस से वाटर में कन्वर्जन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है वाटर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, ओके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अभी तक हमने डेल्टा जी की बात नहीं की है, बस मैंने आपको बता दिया है कि डेल्टा जी से हम स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ठीक है। लेकिन डेल्टा जी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, पढ़ाया क्या है? डेल्टा एच और डेल्टा एस पढ़ाया है। इस पे देखेंगे कि इस पे क्या ये रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, वाटर से वेपर में जाना, वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। वेपर क्या है? वेपर गैसियस फॉर्म में है, ओके। लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाना है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाना है। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, डेल्टा एस की वैल्यू तो बढ़ रही है। देखो, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आना है, एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती है। अगर स्टेट चेंज होगा और स्टेट में अगर गैस फॉर्म हो रहा है तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी, तो डेफिनेटली डेल्टा एस की वैल्यू तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है,
आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू तो यहाँ भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं डेल्टा एच की वैल्यू। क्या डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो देखो, वाटर है, वाटर को जब तक आप हीट नहीं करोगे तब तक वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है, आप अगर हीट करोगे तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे बाहर किसी ही जगह पे तो भी ये बाहर सराउंडिंग से तो हीट एनर्जी लेगा, तभी तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर, है ना। बिना हीट एनर्जी लिए कभी भी क्या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और वैसे भी आप देखेंगे, अगर वैसे भी देखेंगे तो वाटर का क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है एज कंपेरिजन टू टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। एक ये भी रीजन जस्टिफाई कर सकते हैं आप एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इस वाटर को इस वेपर फेज में जाने के लिए आपको ये चीज़ तो कंफर्म पता है कि सिस्टम से वो हीट एनर्जी, सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेगा, उसके बाद ही ये कन्वर्ट होगा। ऐसे कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसे कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कि ऐसे ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो क्या डेल्टा एच नेगेटिव वाला जो एक्सेप्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। ये दोबारा कैंसिल हो गया। डेल्टा एच पॉजिटिव? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसने हीट एनर्जी बाहर सराउंडिंग से ली है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन आपने देख लिए। इसके अलावा और भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड से, ये दो एक्सेप्शन तो हो ही गए। एक और एक्सेप्शन है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लिक्विड, ये थर्ड एग्जांपल है, लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। आपको मैंने उस दिन एक फॉर्मूला बताया था एंट्रोपी के रिलेशन में, कि एंट्रोपी कुछ इस प्रकार होती है, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर पॉलीमराइजेशन। ये एक फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एंट्रोपी को रिवाइज करने के बाद लास्टली इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि ये पूरे जो है, जो पूरी चीज़ें हैं उसका ये एसेंस है। समझ में आ रहा है? जो भी एंट्रोपी आपने पढ़ा उसका ये पूरा एसेंस है। कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू घटेगी। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ठीक है, अब देखिए, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में चीज़ें कन्वर्ट होनी है। ठीक है, अब देखिए, लिक्विड से सॉलिड, यहाँ लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ से सॉलिड फॉर्म में जाना है, तो लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, यू नो दैट। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, देखिए, सॉलिड में और लिक्विड में, ठीक है, आपको पता है कि जब आइस फॉर्म में होता है वाटर, तो देयर इज 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सॉरी, there are 4 hydrogen bond in solid state while there is 3.5 hydrogen bond in liquid state. कितने? 3.5 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं लिक्विड स्टेट में एंड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में। यू नो दैट, आपको मैंने चीज बताई थी। ठीक है, ओके। अगर आप यहां से भी कंपेयर करें तो देखिए 3.5 से 4, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होने तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो होना चाहिए था ये वाली कंडीशन, डेल्टा एस की वैल्यू होनी चाहिए थी पॉजिटिव, लेकिन क्या डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आई? क्या डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आई? नहीं ना आई। तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई तो मतलब ये वाला कंडीशन जो था स्पॉन्टेनिटी के लिए वो फेल हो गया। ठीक है, वो फेल हो गया। ठीक है, अब अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा तो आपको क्या हीट एनर्जी देनी पड़ेगी या हीट एनर्जी रिलीज होगी? ठीक है, ये आप खुद सोचिएगा, इसको एनालाइज करिएगा कि लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होने में क्या हीट एनर्जी, जो डेल्टा एच का जो रिएक्शन है, डेल्टा एच, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसे आप खुद एनालाइज करिएगा। ठीक है, आपको मैंने एक एक्सेप्शन बता दिया कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन है ये डेल्टा एस नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब इन्हीं सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज डेल्टा जी। दैट इज डेल्टा जी।